हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आओ बहन बातें करें। आज हम बात करेंगे एपिसोड 204 में जो प्रश्न आए हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन्हें बता दूं कि यहाँ पर व्यूवर्स अपने कमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम, अपनी ओपिनियन, कुछ भी जो उनके मन में आता है यहाँ पर डिस्कस हो वो कमेंट्स में लिखते हैं। छोटी मोटी उलझनें लग सकती हैं आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन जो फेस कर रहा है उसके लिए छोटी नहीं है, तभी वो यहाँ पर कमेंट कर रहा है। फिर उनके हल ढूंढने के लिए यहाँ पर मैं सजेशन देती हूँ। अच्छी बात यह है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सॉर्टेड हो रही है उनकी लाइफ। तो अच्छा लग रहा है सबके सक्सेस स्टोरीज पढ़ के। ठीक है, तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन आया है, मैम मैं वही हूँ जिसकी धोखे से शराबी लड़के से शादी करा दी। आपने कहा था मैं बड़ों से बात करूं, बट मेरे मायके वाले बात नहीं करेंगे कॉज मेरे ससुराल वाले बहुत बदतमीज हैं। 50-60 लोगों के खानदान हैं। पहले मायके वालों ने बात की थी, काफी लड़ाई भी हुई थी एंड केस हो गया था। मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ अपने बच्चे का देखकर ससुराल आ गई थी। अब पापा बोलते हैं कि तुम लड़कर एक हो जाओगे, बट हमें बुरा बना दोगे। ठीक ही कह रहे हैं आपके पापा। एक और कमेंट है इन्हीं का कि मैं ससुराल से अलग रहती हूँ। सास मेरे से एक्सपेक्ट करती है मैं पहले आप घर काम करूँ फिर उनके घर में करूँ। वो मुझे ना बोलकर हस्बैंड को बोलती है। बड़ी बहू हमें देखती नहीं है और दोनों घर में काम करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है। देखो, जब आपके पापा ने आपके लिए स्टैंड लिया, आप अपने बच्चे का सोच के यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आपने गलती करी या पापा ने अपने हिसाब से फर्ज निभाया। आपको अपना लगा एज अ मदर जो आपने वो कर लिया। ठीक है, लेकिन अब अपने डिसीजन पे अब आपको अड़े रहना पड़ेगा अपनी बात को सही और वजनी बनाए रखने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे का मुंह देख के वापस आई हैं तो उस टाइम पे आपकी सोचने की जो क्या कंडीशन थी उसी कंडीशन को आपको मेंटेन रखना है कि मेरे को अपने बच्चे के लिए अपनी शादी बचानी है, मुझे यहीं पर रहना है, पहली चीज। ठीक है, अब इस शादी से बचने का या शॉर्टकट ढूंढने का कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ये कि जी पहले मैं यहाँ करूँ फिर वो वहाँ करने के लिए एक्सपेक्ट करती हैं। देखो, एक्सपेक्ट करती हैं, आपसे सीधे नहीं कह रही, पहली चीज। अगर अपने बेटे से कह रही हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत तब है जब उसकी वजह से आपके पति आपसे आके लड़े या फिर कोई कलेश आपके घर में हो रहा हो। ठीक है, जब तक आपसे सीधे सीधे ना बोला जाए या फिर कोई बहुत बड़ा इशू ना खड़ा कर दिया जाए कि नहीं करेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब तक वो कह रही हैं ठीक है कह लेने दो। आपको उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं आपके लिए, किसी के लिए भी। ठीक है ना। तो अब चीज़ों को लाइटली लो, कुछ छोड़ दो, कुछ इग्नोर कर दो। इस तरीके से ही आप रह पाओगे। और जो मेन एसेंस है जिसके लिए आप यहाँ रह रही हो, आपके बच्चे, वो और अपने पति के साथ आपके टर्म्स किस तरीके से अच्छी हो सकती हैं, जो आपके लिए भी पॉसिबल हो करना, वो चीज़ें आप करो बस। एंड थोड़ा थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर शांत रह के एक तरफ को चलोगे। दीदी मेरा बेटा 18 मई को पूरा 6 साल का हो गया, पर वो दिखने में 5 साल के बच्चों जैसा दिखता है। मैं उसकी हर चीज का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, दोनों बेटों को बहुत ध्यान रखती हूँ। पति से कुछ आशा है नहीं मुझे, बस वो खाना खाते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा घर पे एक गिलास भी इधर से उधर नहीं करते। और मुझे मेरे बेटे की बहुत टेंशन होती है। कमेंट लॉन्ग हो गया, प्लीज रिप्लाई। इतना बड़ा कमेंट तो चल जाता है, इससे भी कम में अपनी बात बताना थोड़ा मुश्किल तो है। तो ऐसा है, देखो, अगर आपका बच्चा, आपने उसको बच्चों वाले डॉक्टर को दिखा लिया और अगर डॉक्टर कहते हैं कि इट्स नॉर्मल, तो फिर स्ट्रेस मत लो। हर एक की कदकाठी अलग होती है। हम हर बच्चे को एक स्टैंडर्ड तक लाके नहीं छोड़ सकते, है ना। वो फिट है, उसका स्टेमिना ठीक है, उसकी इम्यूनिटी ठीक है, अगर ये सब चीज़ें सही चल रही हैं तो आप इतना स्ट्रेस मत लो। अगर आप सही में ध्यान देते हो तो बच्चा सही होगा वो, है ना। आप कंपेयर कर रहे हो कि इतना बड़ा या इतना लंबा क्यों नहीं है, ये चीज़ें डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर सही आपको डिसाइड करके बताएगा। स्ट्रेस नहीं लो फालतू में। नेक्स्ट, हेलो दीदी मेरा कोई सवाल नहीं है, बट मैं आप सब ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कमेंट होता है ना कि दीदी ने उनका कमेंट नहीं पढ़ा, तो मैं कहना चाहती हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार हुई है। मैं दीदी को कमेंट करती हूँ पर वो जवाब नहीं दे पाती, फिर मैं अपना वही पुराना एपिसोड पर कमेंट चेक करती हूँ तो वहाँ मेरा कमेंट होता ही नहीं।
तो इसमें मुझे ये समझ आया कि दीदी की गलती नहीं, बल्कि हमारे कमेंट्स में ही शायद कोई साइन या कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं जिससे यूट्यूब से ऑटोमेटिकली हमारा कमेंट डिलीट हो जाता है। इसलिए आप सब अपना कमेंट उस पुराने एपिसोड पर एक बार दोबारा चेक किया करो कि वहाँ वो कमेंट है भी या नहीं। जब आपको लगता है कि मेरा कमेंट नहीं पड़ा, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू रेखा रानी जी। ये चीज़ हो सकती है सच में। अब जिसको अपने कमेंट का जवाब चाहिए, वो सुनना चाह रहा है, थोड़ा सा अगर एफर्ट अपनी तरफ से भी डाल लें तो ये है कि वो वहाँ पे जाके चेक कर सकता है। मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेटिकली भी ब्लॉक करता है कुछ वर्ड्स को लेके। नेक्स्ट दी मेरा भाई एक है, मैं साल में एक बार ही जाती हूँ मम्मी के घर, यूपी से एमपी में शादी हुई है, ससुराल में भी दुखी हूँ, मैं खुश नहीं बोलती हूँ, फिर भी मेरी इंसल्ट करता रहता है। भाभी मम्मी कहती है जाने दो, उसका बिहेवियर ऐसे ही है। मैं बड़ी हूँ, लेने भी वो मजबूरी में आता है क्योंकि पति अकेला नहीं भेजते, तो है क्या करूँ समझ नहीं आता। ना ही फोन करता है, अब राखी तक भेजने का मन नहीं होता। अभी होके आई हूँ, मम्मी भी दुखी रहती हैं, घर के मामले में कभी नहीं बोलती, मेहमान की तरह जाती हूँ, टाइम पास करके चली जाती हूँ, बोलता भी नहीं है। किसी ने इसका जवाब दिया इससे अच्छा है कि जाया मत करो। मेरा जवाब है कि जैसे जो आ रहा है वैसे अपना चलाते रहो, जाया ही मत करो या रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दो। उससे बेटर ये है कि जैसे वो रख रहा है उतना मतलब आप रख लो, एंड दैट्स इट। ठीक है। रिश्ते ना देखो थोड़े दिन बाद थोड़ा सा चेंज आने लगता है। बहुत कम है लोग ऐसे होंगे जिनका रिश्ता जैसे का तैसा तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है, नहीं तो चेंज आता ही आता है। तो उस चीज को अगर आप एडमिट कर लो तो आप दुखी कम होते हो बस, क्योंकि दोनों तरफ से ही कोई निभाएगा तो ही निभेगा। हम खींचातानी करेंगे, वो जितना बिगड़ रहा है रिश्ता उससे ज्यादा और खराब ही होएगा। नेक्स्ट, मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, पर घर में कोई भी हेल्प नहीं करता, हस्बैंड भी कोई जॉब नहीं करता और 2 बच्चे हैं, प्लीज रिप्लाई मैम। देखो, हमारे औरतों के लिए शादी के बाद अपना करियर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अनमैरिड टाइम में माँ बाप थोड़ा सपोर्ट अगर कर देते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर घर बच्चों की पति की जिम्मेदारी नहीं होती है ना। लेकिन शादी के बाद अपना करियर बनाना एक चैलेंज होता है। कहीं आपकी सपोर्टिव फैमिली मिल गई तो आप अपनी किस्मत अच्छी मानो, अगर नहीं मिली तो भी डबल मेहनत, डबल हिम्मत और डबल कहना चाहिए स्टेमिना आपको लगाना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। तो मत सोचो कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आप ये मान के चलो कि मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ ही इसे करना है। उसके बाद अगर कोई थोड़ी हेल्प करा देता है ना तो वो बोनस सा लगता है, बोझ नहीं लगता, लेकिन हम अपने आप फिर मैनेज करते हैं कि कैसे करना है कैसे करना है। तो अपनी क्या ना उम्मीदें वो छोड़ दो कि, और उम्मीदों का स्वरूप बदल लो, अपने आप से रखो कि मुझे ही करना है काम। बिल्कुल हर एक को हाथ में हर चीज करके देती थी, कम कर लो। ज्यादा कुछ मेहनत जहाँ से टाइम बच सकता है, मतलब 5 मिनट भी कहीं से बच सकता है तो बचाओ, और उसको अपनी पढ़ाई वाले घंटों में इंक्लूड करो। ठीक है ना। जब सब सही हो जाएगा, कामयाब हो जाओगी, फिर सपोर्ट भी होने लगेगा और सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मान के चलो कि ये स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी, आप मेरी लाइफ लाइन बन गए हैं। आप ठीक बोले कि दी तीसरा इंसान कोई कुछ नहीं करेगा, बट दी मैं सब कुछ चेंज करती हूँ फिर भी पति कभी बैठकर मेरे से बात नहीं करते, बस फिजिकल होगा उसके बाद मॉर्निंग से बात करना छोड़ देगा। हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जब खुद मैं बात करने की रिक्वेस्ट करती हूँ तो बोलता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मेरे परिवार खुश नहीं है तुमसे तो मैं कैसे तुमसे बात करूँ। और इस बार तो बाबू को भी अपना घर लेकर चला गया और मुझे कोलकाता में ही छोड़ दिया। एक बार सिर्फ बोला नहीं जाओगी धनबाद, तो मैंने बोला नहीं, ये बात जाने से 1 आवर पहले बोल रहा था और मेरा पीरियड भी थे, तो कैसे क्या करते दी समझ नहीं आया। लेकिन दी एक पति होता है ना, अपनी वाइफ को प्यार से ये यूनिटी दिखाता है, एक साथ जाता है, मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं कहाँ जाऊं दी, प्लीज रिप्लाई। अभी तो देखो वो चले गए हैं, अभी शांत रहो, अब की बार आएंगे फिर दोबारा कोशिश करना। और रही बात ये कि जी वैसे बात करनी नहीं, सब कुछ नहीं, वैसे रिलेशन रखना है, तो कहीं ना कहीं एक तार आपसे जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसी के जरिए आप भी अपना मतलब रिलेशन स्ट्रांग ही रखो। और दूसरी चीज ये है कि घर की अगर सारी चीजें आप नहीं मान सकते,
कोशिश करो कि एक दो चीजों पे कहीं ना कहीं आपका एग्रीमेंट दोनों लोगों का बने, क्योंकि अगर वो अपनी पड़े रहेंगे, आप अपनी पड़ी रहोगी, तो कभी भी कहीं भी कुछ सही नहीं होगा, है ना। एक आदमी बिल्कुल रिजिड है तो दूसरे को लचीला होना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो नए सिरे से दोबारा से सोचो, अब जब दोबारा आ जाएंगे ना, एक बार फिर से ट्राई करना कि नॉर्मल हो जाए चीजें। नेक्स्ट, मैम एक बात का रिप्लाई देना। मेरी छोटी ननंद को मेरे कोई बात मनानी होती है तो वो कहती है मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे कि तेरी भाभी ही तेरी बात नहीं मानती, क्या ऐसे हर बात मनवानी जरूरी है। बट मैं बहुत गिल्टी फील होता है, कैसे मुझे वो इमोशनल करती है, मैं क्या करूं, ये हैबिट से मैं परेशान हूँ, हर बात पर वो यही तरीका अपनाती है। कह दो सीधे कि यार सोचने तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि आपका मिसयूज कर रही है, तो आप सीधे कह दो ना। मतलब बात यह है ना, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, तेरी भाभी तेरी बात नहीं मानती, कहते हाँ कह दो नहीं मानती, बेकार है मेरी भाभी, छुट्टी। एक बार कह दो, पीछा छुड़ेगा। नेक्स्ट, मैम प्लीज बताएं कि सास जब डेली रूटीन में है, ताने मारे, ससुर भी इनके साथ हो जाएं, दोनों बराबर हबी रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, उनसे जब भी बात करती हूँ कहते हैं कुछ भी कहे तुम चुप रहो, तुम कुछ मत कहो। बट मैम मैं थोड़ी देर बाद बोल देती हूँ, फिर तो वो हबी को बोल के हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। प्लीज बताएं मैं उनको कैसे डील करना है। हबी को ना मत बोलो यार, तुम तानों को अपने तरीके से हैंडल करो, ठीक है। और बीच बीच में ना मैं तो यही कहूंगी, देखो थोड़ा मुश्किल है और लगता है कि क्या ही बता रही है, लेकिन जब हमें अपनी सच्चाई का इतना ज्यादा सबूत देना पड़े ना, तो मुझे तो लगता है वीडियो बना लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या ताने दे रहे थे, एग्जैक्टली हमने क्या जवाब दिया, ताकि उसमें मिर्च मसाला लगाने की गुंजाइश ना रहे। और अपने आप ही हैंडल करो, क्योंकि वो वहां दूर बैठा आदमी वो किसकी सुनेगा और किसकी मानेगा और कैसे बीच बचाव करेगा, उसका अपना दिमाग और खराब होता होगा सुन सुन के, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे खुद हैंडल करो, ठीक है। और अगर वो कुछ भड़काते हैं ना, सीधी सी बात, और अगर आपके पति कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, कहना या तो आप रहे हो यहाँ पे तो आपको पता लगे, या फिर मैं आपको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके भेजूं क्या, क्योंकि आपको बात मेरी माननी नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई सबूत जोड़ना होना चाहिए जो मैं बता सकूं आपको। उस चीज से आप पीछा छुड़ा लो कि फिर हस्बैंड को अगर वो भड़का रहे हैं तो वो पलट के अगर हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो फिर उसकी बात वहां पे इतनी ज्यादा दिल पे मत लो, ठीक है। तो इस चीज को कोशिश करो कि मतलब पर्सनली मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं आपके हस्बैंड के, कि खुद ही हैंडल कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ, जैसे कि सुबह अलार्म लगाती हूँ उठने के लिए, सारे काम टाइम पर कर लूंगी, पर अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। जिस काम को करने का सोचती हूँ सही टाइम करूंगी, पर कर नहीं पाती, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प। देखो अगर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं हो पाता ना, मान लो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो आपने सोचा 6 बजे उठूंगी, आप उठी 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे के हिसाब से मान लीजिए आपने सुबह सोचा था वॉक पे जाएंगी या कुछ फैंसी कुकिंग करेंगी, या फिर सुबह मतलब कुछ भी आपने उन 2 घंटे में एक्स्ट्रा काम सोचे थे, अब आप उठी 8 बजे हो, तो जो 8 बजे से काम आपके चल रहे थे या तो वहां से पकड़ लो, या फिर कोई जो उन 6 से 8 में बहुत जरूरी काम था, मान लीजिए आपने नाश्ता सोचा था 6 से 8 के बीच में कर लेंगी, तो उस नाश्ते को से ही शुरू कीजिए ताकि घर वालों को नाश्ता मिल जाए। फिर आप अपने रूटीन में धीरे धीरे, अब सीधी सी बात है जब देर में शुरू करा है तो देर में निपटोगे और कुछ काम छूट भी जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मत छोड़ो। ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक मैंने एक दो बार लिव लाइफ इजी पर डिस्कस भी करी है कि अपने पूरे दिन को एक लाइन में मत प्लान करो, 4 अलग अलग हिस्सों में प्लान करो। तो अगर सुबह का हमारा डिस्टर्ब हो भी गया तो जो 12 से 3 का स्लॉट है उसमें जो काम है वो परफेक्ट हो जाएंगे, 3 से 6 वाले। अगर 4 में से आपने 3 नहीं करे, एक भी कर लिया पूरा, तो वो कंप्लीशन वाली फीलिंग एक की तो आएगी और उसमें भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो अगर एक स्लॉट या एक उठना या कुछ और बेकार हो भी जाता है, तो अपने दिन को हमेशा 4 टुकड़ों में प्लान करो, बाकी के 3 हिस्से आपके पास अभी भी है, ठीक है। ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, मैम हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो घर मेरे जेठ के नाम है, जेठानी बच्चों से अच्छा बर्ताव करती है बट हमें नौकरों की तरह रखती है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है, बच्चे छोटे हैं, हेल्थ इशू भी है, हस्बैंड को पोस्टिंग दूर है, उन्हें पता चलता है तो घर में कलेश होता है जो हमें ही झेलना पड़ता है। प्लॉट लिया है बट अभी बनवाया नहीं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। अभी जैसे भी चल रहा है टाइम काटो और जो वो प्लॉट लिया है उस पर बनवाना शुरू करो। हस्बैंड को ये बात बताओ कि बजाय कलेश करने के सुझाव मतलब उसका सोल्यूशन निकालो लड़ने की बजाय।
तो आप अपने घर में जितना जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हो वो करवाओ और वहां जाओ। यहाँ रह के लड़ने से कोई फायदा नहीं। जिसने भी निगेटिव कमेंट किया था वो त्विषा का केस देखा, यही प्रॉब्लम है के कारण उसने सुसाइड कर ली। काश उसे समय पर सुनीता जी जैसी कोई मिल गई होती। यही तो बात है। मेरी भाभी बहुत टॉक्सिक है, मेरी मामी की ही पेंशन से मम्मी हुआ खर्चा चलता है घर के, जबकि भाई भी बैंक में है। इवन हम लोग जाते या कोई रिश्तेदार आए ससुराल तरफ के तो रूम से ही नहीं निकलेंगे जब तक मम्मी ही खाना बना ले रिश्तेदार को, और उसके मायके साइड से कोई आए तो फिर इतनी फुर्ती में आइटम बना देगी। भाई भी कुछ नहीं कहता उससे कि घर का दामाद आए तो बनाओ खाना। बेचारी मम्मी की अब एज हो गई है, एक बार मम्मी ने कुछ कहा तो लड़ने लगी। मेरी मम्मी बहुत सीधी है कि माहौल खराब ना हो, घर का पैर बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, पर ऐसे कैसे भाभी मिली ये किसी को पूछती ही नहीं। और भाभी भी कैसे बदल गया भाई भी, उसे ये नहीं दिखता कि वो यहाँ के रिश्तेदारों को पूछते नहीं, अपने रिश्तेदारों को इतना करती है। देखो ये नॉर्मल बात है। बहुएं जब आती हैं, अभी तो मैं सोच देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई, मतलब मुझे बड़ा सरप्राइजिंगली लगता है कि यहाँ पे भाभी की बुराई करने वाले ना बड़े कम से कमेंट आते हैं। सब अपने सास ससुरों से दुखी हैं। लेकिन मेरे अगर मैं यहाँ देखूं कितने सारे ऐसे हैं जिनकी भाभी की वजह से उनके पीहर की बिल्कुल बेकार हो गई कंडीशन। पूछती ही नहीं, कुछ भी कह लो लड़ने आएंगी या कुछ, बहुत सारी ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे लगता है कि फिर जो मैं देख रही हूँ शायद वो इक्का दुक्के केस ही हैं। ज्यादा होते तो यहाँ पर भी उतने ही आते हैं। मुझे लगता था हर दूसरे घर में ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जानकारी में तो हर दूसरे घर में लगभग ऐसा ही है कि नंद नंदोई जा रहे हैं, उनको भाभी पूछने वाली भी नहीं दिख रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी ना नंद को सिवाय सब्र करने के वो कुछ नहीं कर सकती। और रही बात यह कि भाई कैसे बदल गया। अब जो आप देख रहे हो इसमें कमेंट आ रहे हैं कि भाई बीवी परेशान है, रो रही है, कहीं प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ है, बीमार है। लेकिन भाई और मतलब जो उसका पति है वो यही कि जी मेरे घर वाले मेरे घर वाले मेरे घर वाले। तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं ना। तो आपका भाई अगर आपकी साइड ज्यादा सोचेगा तो उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होगी, उनकी गृहस्थी खराब होगी, वो भी आप नहीं चाहोगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में बहन को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सिवाय सब्र कर लेने के कोई और अच्छा ऑप्शन है नहीं। अपनी इज्जत प्यारी है, कम से कम जाओ, कम से कम टाइम के लिए रुको, सब्र कर लो कि ठीक है जो है बस इतना ही है। अगर आपका और भाई का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो सिर्फ पत्नी के रिश्ता निभाने के लिए उसके सामने कुछ बोल नहीं रहा उसके गलत व्यवहार पे भी, तो भाई आपसे अलग आके मिल लेगा, आप दोनों की अलग से बात हो जाएंगी। लेकिन ये घर जाना रहना मिलना खातिरदारी भैया उसमें भाभी इंक्लूड होगी होगी। और अगर उसको नहीं है मन तो वो नहीं करेगी, कलेश होएगा ही होएगा। और आप परेशान होगे कि पैर उठा के गए भी किसी के यहाँ, एफर्ट भी डाला, साथ में आपके पति भी हैं, अपनी हो जाए तो फिर भी देखी जाती है, साथ में पति की बेइज्जती और गुस्सा आता है, बेकार ही लगेगा। तो घर जाना मेरे हिसाब से कम कर दो, जितना एटलीस्ट कर सकती हो, बस यही समस्या का हल होता है। नेक्स्ट, तो नमस्ते सुनीता जी, आप मुझे ऐसा शेड्यूल बना कर दें कि मैं 10,000 में घर का कैसे खर्च पूरा करूं और दो दो पैसे बचें। देखो मैं कैसे बता पाऊंगी, क्योंकि मेरी 10,000 में अब मैं गुंजाइश मेरी बढ़ गई है ना। भाई सैलरी के हिसाब से आदमी महीने का खर्च करता है। 10,000 में अब मैं इसलिए भी बजट नहीं बना सकती सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे घर का राशन का मुझे पैसे सही से पता ही नहीं है। अब आपको लगेगा कि फर्जी बोल रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली अगर कोई मुझसे पूछे ना इस टाइम दूध कितने रुपए लीटर है, चीनी कितने रुपए लीटर है, आटा कितने रुपए लीटर है, तेल कितने रुपए, आटा कितने रुपए किलो है सॉरी, और तेल कितने रुपए लीटर है, मुझे नहीं पता। ये सब मेरे हस्बैंड देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है। तो ऑर्डर वही लगाते हैं या फिर लेके भी वही आते हैं। पर्चा भी मैं नहीं देखती उठा के कि हाँ क्या क्यों कैसे, क्योंकि वो ये पूरा सिंगल हैंडेडली मैनेज करते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर में ये चीज खत्म हो गई है तो मैंने बता दूं बस। तो 10,000 में आप कैसे कैसे करोगे वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ जो वो 50-30 वाला है उस हिसाब से अगर देखें तो भी 10,000 आज के टाइम में आप 20% अगर सोचो कि बचा लो, 2,000 आप बचा लो तो 8 ही हजार बचे। अब 8,000 में आप घर कैसे चलाओगे, आपका परिवार कितना बड़ा है, क्या बेसिक जरूरतें हैं जो पूरी करनी ही करनी है, मतलब स्कूल में कैसा ले रखा है बच्चों का,
या आपके खाने पीने की आदतें कैसी हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अगर 50-30-20 का हिसाब देखें, या एक होता है कि भाई हमारा पूरा नहीं पड़ रहा अभी, लेकिन हमें अब ये इसी कंडीशन में हम आगे चलते चले जाएंगे आगे फ्यूचर तक, हमें हमें अपनी कंडीशन आर्थिक रूप से बदलनी है, तब हमें कैसे भी खींचातानी करके वो 50-30-20 वाला रूल अपनाना ही पड़ेगा कि 10,000 भी अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से 2,000 हम बचाएं, और बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट करें जहां पर वो पैसा हमारा बढ़े, तभी हम इस लूप को तोड़ पाएंगे, तभी एक अमाउंट हमारा जमा हो पाएगा, है ना। अब उन 8,000 में हम क्या क्या खर्चे कैसे कैसे करेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगी कि इतने रुपए की ये ले लो, उतने रुपए की वो ले लो, लेकिन उसमें से 8,000 में से आपको 5,000 रुपए अपने खाना, है ना, और रहना, मेन ये दो चीज, पहनना मैं इसलिए नहीं जोड़ रही क्योंकि कपड़े हर आदमी के पास, और अब इतने सस्ते कपड़े हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है और कहीं नहीं जाते, अगर हम नए कपड़े ना लें सालों साल वो कपड़े चलते हैं। तो अगर हमारा हाथ टाइट है तो आप 5,000 में बस ये लो कि भैया खाना निपट जाए, बच्चे की पढ़ाई निपट जाए, और हमारा रहने वहने का जो भी है, अगर अपना घर है तो हाउस टैक्स बिजली का बिल, और नहीं तो किराया, बस। क्योंकि अब किराए पे भी मैं तो देख रही हूँ 5,000 10,000 से नीचे तो किराए का कमरा ही नहीं है, कैसे सरवाइव हो पाएगा। तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पहले के जैसे काम नहीं होते, घर का काम भी पूरा नहीं हो पाता और धूप इतनी पड़ती है, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, घर का काम करते करते थक जाते हैं, घर के सर्वाइवल काम ही हो पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाती, इस वजह से कभी कभी गुस्सा आता है, बच्चों पर भी निकल जाता है, हस्बैंड के ऊपर भी, बाद में मुझे गिल्ट होता है, बच्चे बिखराव बहुत करते हैं। देखो थोड़ा सा अपने आप को ना चिल मोड में लाओ, एक तो प्रेग्नेंट हो तो ऑब्वियसली आपके काम करने की क्षमता पे फर्क पड़ रहा है, और दूसरा बच्चे हैं तो घर बिखर रहा है, नहीं होएंगे, बड़े होके चले जाएंगे, नहीं बिखरेगा। तो ये फेज है, परमानेंट नहीं रहेगी ये चीज, तो इस पे इरिटेट होना बंद कर दो, थोड़ा सा मतलब चिल पिल ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। अपने आप की कंडीशन को देख के उस चीज को स्वीकार कर लो कि भाई पहले जैसी मैं नहीं हूं अभी, तो फिलहाल के लिए लेट इट बी, सर्वाइवल ही होने दो। नेक्स्ट, याद मेरी लाइफ आपसे बहुत मिलती है, मेरा नाम भी गुड़िया है, मैं भी अपना घर बना ली हूँ, शांति से हूँ, सबसे बड़ी बात, आज जब खुश होते हो 5-10 दिन बाद मेरे घर में खुशी आ जाती है, जब भी दुखी होते हो परेशान होते हो तो मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है ना, कमाल की बात, लगता है हम दोनों छुपी हुई सिस्टर्स हैं। बढ़िया। नेक्स्ट, दी मेरे ससुराल में मेरे ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों की बाकी सबके बराबर नहीं समझा और ना ही हमें बराबर दिया, मेरे हस्बैंड को अभी तक कुछ मालूम नहीं, उनके हिस्से में क्या देंगे अभी बंटवारा किया नहीं, मेरे जेठ मेरे मकान के पिछला हिस्सा ले रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ, मुझे कम भले दो लेकिन एक साइड दो, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर दोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। आगे जेठानियां होशियार हैं, मेरे पति मेरी सुनते नहीं, बोलते हैं सास है नहीं इनसे निभा के चलूं तो लड़ाई करवाती है, मेरे परिवार मेरी दादी सास के मैंने किया, इन लोगों ने बस ससुर जी के सामने दादी सास का करते थे, अब ससुर जी के पास पैसे तो खूब सेवा हो रही है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ना मैं सेवा करती हूँ ससुर की क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं देंगे, सो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे पुराना मकान मिला है और हमने उसको ही रिपेयर करवाया, जबकि दोनों जेठ को नए मकान बना कर दिए ससुर जी ने, मकान दूसरा नहीं बना सकती, इतने पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल का भी देखना होता है, अगर हमारे पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, ऑप्शन वहाँ वाला खत्म है, तो फिर हमें जो मिला हमें उसमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं है, ससुर किसको क्या दे रहे हैं, है ना। अब हाँ आपने पहले करा लेकिन उनकी निगाहों में नहीं आया, अब बदकिस्मती कह लो या आपका सीधापन कह लो, लेकिन अब जो है वो है, उस पर सब्र ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, जो मिल जाए उसका आप अपना बढ़िया से बढ़िया उसी को सजा के रखना फिर। और रही बात यह कि जी बच्चों की फीस का देखना होता है, देखो आपके ससुर के पास है तो आप ये बात कह रही हो, अगर आप बिल्कुल किराए पे रह रहे होते तो बच्चों को भी पढ़ा रहे होते फिर भी अपना फंड सेव करते हैं, मुझे लगता है हर इंसान को अपना घर खुद से जरूर बनाना चाहिए, चाहे छोटा सा बनाए। नेक्स्ट, थायराइड का क्या इलाज करें।
देखो मेरे को इसमें लगता है कि शुरुआत में तो दवाई ले लेनी चाहिए होम्योपैथिक की ही, और उसके बाद कुछ परहेज और कुछ देसी नुस्खे जैसे धनिया वगैरह का कहते हैं पानी पियो, ये वो ट्राई कर लो, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि काफी फर्क इससे पड़ जाता है, और कई एक आध ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ता है, ज्यादातर को देखा है तो। लेकिन अगर जब बढ़ रहा घट रहा हो तो पहले तो दवाई डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, एलोपैथिक या होम्योपैथिक जहाँ आपको सही लगे, फिर उसे कंट्रोल में रखने के लिए आप देसी नुस्खे इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट, दी सास ससुर का तो पता नहीं है कि मैं कैसी हूँ, गलत पर तो कभी नहीं झुकने वाली, वो मुझे से नहीं बोलते सफाई के लिए, अपने बेटे को पागल बनाते रहते हैं, फोन करके भड़काते हैं। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों इसे बार बार कहते हैं कोई नहीं घर हमारा है, साफ करने में क्या प्रॉब्लम। तब मुझे गुस्सा आता है। मेरे साथ जब ससुर ने लड़ाई की, मैंने उसी दिन उनको और सास को, साथ में नंद को जो मुझे सुना रही थी, सबको ब्लॉक मारा। अब वो देवरानी के साथ है, वहां परेशान हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, मेरे साथ तो लड़ाई कर ली, मैं तो ब्लॉक ही रखूंगी। अब परेशान हो गए क्योंकि मैंने बहुत सेवा की उनकी, बिस्तर में खाना चाय दिया, पर बात जब मेरे आत्मसम्मान की आई, मैंने उनसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ठीक है, आपको मैं गलत नहीं कहूंगी, आप बर्दाश्त कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, आपको लगा होगा, आपने कर दिया। अब जस्ट वेट एंड वॉच, आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, हो सकता है वो वापस आए, अपनी माफी ना, मतलब बड़े हैं, माफी तो क्या मांगेंगे, लेकिन थोड़े से माइल्ड उसमें बोले, या अपने बेटे के थ्रू आपके पास वापस आने की करें, वो आगे की कंडीशन जो होगी जब पता चलेगा। नेक्स्ट, हाय दी, मैं भी 40+ हो गई हूँ, मेरे बच्चे स्कूल भी कंप्लीट कर चुके, सब अच्छा है, बस मैं एक हाउसवाइफ बन गई हूँ, मैं कुछ अपने लिए नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, कभी हेल्थ बीच में आती है, कभी फैमिली प्रॉब्लम, सो प्लीज हेल्प मैम। देखो जब तक हम कहीं पे रिजिड होके लग नहीं जाते ना, शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, फिर काम होता चला जाता है, फर्स्ट स्टेप ही हमेशा मुश्किल होता है। तो अब आप इतने सालों से घर में हैं, घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, इस वजह से स्टार्टिंग मुश्किल लग रही है, और जो हेल्थ प्रॉब्लम आपको लग रही है ना, वो भी आपको लग ही रही होगी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो पहले एक अपना दिमाग में ड्राफ्टिंग शुरू करो कि अगर आपको हाउसवाइफ खाली बन के अब नहीं रहना है, कुछ करना है, और आगे जाके बाहर जाके तो आप क्या करोगे, पहले उसकी इरादा बनाओ, और फिर उसके हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना शुरू करो। दिमाग से सोचने में अब ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है, फिर तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी और आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, जो भी चाह रहे हो करना। नेक्स्ट, मेरी मम्मी बहन बिल्कुल भी मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं देते, मेरे हबी ने एक्स्ट्रा मैरिटल किया, मुझ पे हाथ उठाया, जॉइंट फैमिली, जेठानी परेशान करती है, उसके 4 बच्चे हैं, ननद भी आ जाती है, अपने पति को भी बुला लेती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं टीजीटी जीआईसी की तैयारी कर रही हूँ, तो मायके से हेल्प मांगी कि 2 महीने में यहाँ रहकर तैयारी कर लो, तो कोई जवाब नहीं दिया, मैं क्या करूँ। जवाब नहीं दिया इसका मतलब वही है कि भाई यहाँ मत आओ, अपना कर लो। तो अब आप अपने घर में रह के ही तैयारी करिए, इसको एज अ चैलेंज मान के चलिए। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, जिसमें मैंने बहुत कुछ देखा और झेला। पहले मेरे साथ मेरे देवर भी 8 साल तक थे, जो मुझसे बहुत छोटे थे। कोई एक जैसा ऐसा जगह नहीं छोड़ा मुझे बदनाम करने की, झूठ बोलकर हमेशा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, मुझे खाना नहीं देती है ऐसे बोलते थे। उसके सामने मेरी कभी नहीं सुनी, साथ सारे सारी हरकत जानती है, फिर भी कहती है बेटा अच्छा, तो इसकी क्या जरूरत। जब मेरे दोनों छोटे बच्चे थे तो अलग अपनी बहन के पास रहे, जो कि मेरे घर के पास ही है। सबसे सास कहती तीसरा बच्चा पैदा किया तो वो जाने और उसके मायके वाले जाने, जबकि मेरी बेटी और बेटे के टाइम भी मैं पापा ही करे थे, क्योंकि मैंने 3 मिसकैरेज के बाद दूसरा बच्चा मेरा दिल का, क्या लिख रखा है यार। फिर है, तीसरे टाइम ऐसा हुआ कि मुझे 3rd मंथ तक लगा सब ठीक है, बट सडनली आई नो आई वॉज प्रेग्नेंट। मैंने अकेले अपने 3 बच्चों को पाला, उस हंस भी साथ नहीं देते थे, हस्बैंड होगा। अब स्कूल जाना शुरू किया है तो फिर से देवर का आना जाना शुरू हो गया, उसको देखते ही गुस्सा आता है, कई बार रोना इसलिए आता है कि मैं ऐसी नहीं थी जैसा मैं उसको देखकर बन जाती हूँ। आज भी झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखो जिसने हमारा इतना दिल दुखाया हो ना, फिर उसको वापस झेलना अपने घर में मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर वो आ रहे हैं, उनसे आप फॉर्मल रिलेशन रख रही हैं, अगर उनको मतलब उनको बिल्कुल निग्लेक्ट करने से आपके पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं हो रहा,
तो आप कर लो कि आप साफ ही कर दो कि भाई यहाँ ना आया करेगी। उनसे ही कहलवा दो अपने पति से कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा मन अब भरा पड़ा है। एक बार तो क्लियर करके बात कर सकते हो, लेकिन अगर पति इतने सपोर्टिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, आ रहा है आन दो, जा रहा है जान दो, फालतू ज्यादा पूछो मत। जब करने के बाद भी ये कह दिया कि मुझे पूछती नहीं, मुझे खाना नहीं देती, सच में कर दो ये चीज। आ रहा है आन दो, क्या बढ़ेगा फिर हमारा काम अगर हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो। आया अपने भाई से मिल और जा। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड बहुत स्नोरिंग करते हैं, मैं नाइट में सो नहीं पाती। उनको कहा कह भी दिया पर उनको समझ नहीं आता, क्या करूं मैम, बाहर नहीं सो सकते, गर्मी बहुत है, विंटर में तो सो भी जाएं। मैंने देखा है एक आध जगह स्नोरिंग के लिए नाक पे लगाने का कुछ आता है अटैचमेंट सा, वो ट्राई करके देख लो। मेरे को तो, मैंने नहीं ट्राई करा, लेकिन वो ट्राई करके देखो। या फिर दूसरा तरीका एक और होता है, जो स्नोरिंग करने वाला बंदा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ भी हैं दो चार परिवार में, तो उनका क्या है कि उनकी पत्नियां उनसे पहले सो जाती हैं कि मैं पहले सो जाऊं, बाद में सोना तुम। फिर बाद में आंख नहीं खुलती, वो करते रहते हैं, खर्राटे आते रहते हैं उनको। नेक्स्ट, दीदी आपका पुराना ब्लॉग देख रही थी अभी, उसमें आपने बताया सामने वाला हमें कोई ताना दे तो हम कैसे बोलें। ऐसे ही मैं अभी थोड़े दिन पहले मम्मी के घर गई थी, मेरे परिवार में अंकल लगते हैं, मुझे और मेरी बहन को चाय के लिए उससे घर बुलाया था। तो गांव में 4 से 5 लोग खड़े थे, उनके सामने बोला मेरी बहन को आंगनवाड़ी की मैडम आ गई। बात तो छोटी है दीदी, पर उनका तरीका अलग था, तो मैंने बोल दिया जैसी भी हूँ मैडम तो हूँ, पूरे परिवार में एक मैडम तो है। अपने जैसे बोला वैसे ही मैं भी बोल गई। हंसी बंद हो गई, फिर अच्छे से बात करने लगे। क्या मैंने सही किया? कमेंट लॉन्ग हो गया, सॉरी। हाँ बड़े, मतलब मैं क्या बताऊँ इसमें सही किया गलत किया, आपको खुद पता लग रहा होगा। अच्छा सा सही किया। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस अपना मजेदार एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का मन है। शादी को 9 साल हो गए, मुझसे घूंघट और सुबह टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली के सारे काम कराते गए, बट अब देवरों के लिए लड़की देख रहे हैं तो मुझसे खुद कह के ये बंधन हटाए जा रहे हैं। हाँ, तो उनके आने के लिए रास्ता बनवाया जा रहा है। अरे इस चीज को टेंशन में ना लो, ना वो करो कि इरिटेट होने का, ये सोचो कि ठीक है हमारा बुरा टाइम था, हमने काट लिया, अब इसी बहाने से ही मुक्ति मिल रही है। चलो नेक्स्ट, चलो बहनों हम सब जो स्टॉक पर चलते हैं, सुनीता दीदी को बुलाने के लिए कमेंट करते हैं, कितना अच्छा लगेगा जब हमारी दीदी को बोलने के लिए एक मंच मिलेगा। वोट फॉर सुनीता दी। हाँ कर दो। वैसे मेरी कोई ऐसी बहुत डाई हार्ड वाली इच्छा तो है नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा। आपके कहने से लग रहा है कि हाँ अगर मैं भी वहां पे जाऊं तो। नेक्स्ट, आपने मेरा उत्तराखंड सेंसस ड्यूटी वाला कमेंट पढ़ा नहीं, क्या आपके लिए एडवाइस थी? मैंने पढ़ लिया, लेकिन सारी एडवाइस मैं यहाँ पे फॉलो कर नहीं पा रही, बहुत सारे आए हैं जिनका जो जो लगा मैं कर रही हूँ अप्लाई। पढ़ा है लेकिन मैं उस टाइम पे बिजी थी, मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। नेक्स्ट, मैम अगर कोई बहुत बुरा बिहेव करे आपके साथ और 2 बार डिलीवरी के टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रख ले, तो क्या माफ कर देना चाहिए? हाँ, 10 बुराइयों के बाद अगर कोई एक अच्छाई बड़े टाइम पर कर देता तो याद रखनी चाहिए। मैम मैं दिल्ली आई हूँ अपने हस्बैंड के पास 3 महीने के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, इससे कभी मेरे ससुराल से कॉल नहीं आया, और मेरी नंद लोग आई हैं ससुराल में, उनके हस्बैंड भी यहीं रहते हैं, वो भी तो कॉल कर सकती हैं, जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे फोन जब से खराब हुआ अब मुझे समझ आया कि मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूँ। इतना दिल पे मत लो यार, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन हो सकता है आप बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हो, तो अब आपको चीजें अब समझ में आ गई, क्लैरिटी मिल गई, अब आगे का जीवन उसी हिसाब से जियो। नेक्स्ट, एक बहुत प्यारा है कमेंट मेरे लिए है कि भाई जब लोग मुझे गलत समझ लेते हैं तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है। थैंक यू। मैं इनका नाम ले लेती हूँ, रेखा बेंदेला, बेंदाले, पता नहीं, मतलब सरनेम नहीं समझ में आ रहा, रेखा नाम है। थैंक यू आपके इमोशंस के लिए। चलो अगला, नेक्स्ट, दीदी मैं वो हूँ जिसके जेठ जेठानी की चलती है, मेरे अलग होने के बाद भी उनकी ही चल रही है। मेरे हस्बैंड उन्हीं की बात मानते हैं, मेरी दादी की डेथ हुई थी, मुझे लेकर नहीं गए थे, मैं आपको बताया था कि जेठ जेठानी ये बोल रहे थे कि हमारे पास आए और हम पर गिड़गिड़ाए तब हम भेजते, मैं बोलती नहीं हूँ जेठानी से। आज उन्होंने मंदिर पर पूजा कराई थी तो मेरे हस्बैंड को बोला कि उसे बोल देना पूजा में बैठ जाएगी,
मैंने भी मना कर दिया और नहीं गई। मैं बोला क्यों नहीं जा रही? मैंने बोला कि 1 महीने पहले मैं भी आपके हाथ पैर जोड़े थे जब मेरी दादी मरी थी, आप नहीं ले गए मुझे, तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। क्या दीदी मैंने सही करा? आप बताना। वैसे तो मुझे कहीं के लिए नहीं बोलते जाने के लिए, आप ही चले जाते हैं। क्या सही करा मैंने? दी कमेंट बड़ा हो गया। देखो, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि उनकी मर्जी के हिसाब के सारे कामों में हम चले जाएं, और हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तब भी वो लेके नहीं जा रहे, तो आदमी यही करेगा। आपने बिल्कुल सही करा। लेकिन एक बार उन्होंने गलत कर दिया, एक बार आपने उसका जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम कुछ हो तो फिर सोच समझ के, है ना, आपके और आपके पति के बीच में झगड़े कम से कम हो, ये कोशिश करनी है, बजाय अपने आप को टॉर्चर करके। लेकिन हम उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कैसे कर सकते हैं वो कोशिश करो, क्योंकि हमारा और हमारे पति का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब झगड़े खत्म होंगे। जब तक झगड़े, फ्रिक्शन, तू मैं चलती रहेगी, हमारा बॉन्ड उस लेवल का स्ट्रॉन्ग होएगा ही नहीं फिर। और सबसे पहला काम यही है कि हमें अपना बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग करना है। शादी के बाद सबसे पहली चीज यही है। तो उस टाइम तक, जब तक बॉन्ड इतना पक्का ना हो जाए जैसा उसका अपने परिवार वालों के साथ है, तब तक आपको बिल्कुल सोच समझ के चलना है। अगर वो नादानी दिखा भी रहे हैं तो आपको अपनी समझदारी से काम लेना। नेक्स्ट, हाय दी, वैसे तो मेरे आधे सवालों के जवाब हर एपिसोड से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे मेरी सासू माँ का बिहेवियर समझ नहीं आता। मतलब वो मुझे ऐसे दिखाती हैं जैसे कि उन्हें घर में मेरी जरूरत नहीं है। मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, मेरी कोई देवरानी जेठानी भी नहीं है, इसलिए मैं शादी शुरू से ही समझती आ रही हूँ। सास ससुर की सेवा या और कोई भी घर की जिम्मेदारी इकलौती बहू होने के नाते मेरी है। ये घर मेरा है, हर प्रॉब्लम में मैं मेरे हस्बैंड के, उनके घर वालों का साथ देना, तकलीफ में काम आना मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं समझती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? फिर भी ये लोग अपनी बेटी के दम पर मुझे हमेशा कम आंकते हैं। मेरी सास की आंखों के ऑपरेशन करने की बात चल रही थी घर में, तो मैंने बोला मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो बाद में थोड़े दिनों के लिए मैके जाऊंगी। क्या प्लान करूँ? माँ जी, आपका ऑपरेशन के बाद बहुत दिक्कत होगी, ऐसा मैंने कहा तो उन्होंने मुझे बहुत रूडली बोला कि तू जा अपने मैके, मेरी बेटी कैपेबल है मेरा सब करने के लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और रही बात घर के कामों की, तो मेरा पति मेड लगाने की हिम्मत रखता है। तुम अपना अपना सोचो, ये मेरे बारे में केयर करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहा उन्होंने, जबकि असल में ये लोग ना मेड रखते हैं ना सेवा करवाने से चूकते हैं। और हर जताती है मेरी बेटी मुझे पालेगी बुढ़ापे में। ऐसा अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं भी केयर करना छोड़ दूं? सब तरफ से खुद को फ्री कर लूं क्या? मैं बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रही हूँ। पिछले वक्त सास के पैरों का ऑपरेशन हुआ था तो मैंने मेरा बेटा 1 ईयर का था तब बहुत सेवा की। 6 मंथ मेरे पति को पूना में अकेले छोड़ के इनकी सेवा करती रही, और सब वो नाम उनकी बेटी का लेती रही। फिर भी मैंने नेकी कर दरिया में डालिए सोच कर किया। अब मैं क्या करूं दीदी, प्लीज बताइए। कमेंट बहुत बड़ा हो गया। जी हाँ, कमेंट बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आपकी प्रॉब्लम का यही है कि जब आदमी इतना नाशुक्र हो ना, तो फिर आपको भी अपनी तरफ से हाथ अब खींच लेना चाहिए। नेक्स्ट, दिल से थैंक यू मैम। पति ड्रिंक करके आते हैं, कोई बार वॉमिट भी करे, साफ ना करने पर घर से निकाल देने की धमकी दे, तो डर से मैंने 1-2 बार साफ कर दी थी। ये मेरी गलती थी, बट आपके किसी के कमेंट में बताया था जब हस्बैंड ना सुने तब फैमिली को बताओ। मैंने बताया, झगड़ा भी किया, तब ससुर से साफ कर दी। नेक्स्ट टाइम वॉमिट करने से पहले याद करेंगे कि साफ तो उनके पापा को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू मैम अगेन। चलो जी, अब आगे आ गए। हेलो दी, मेरी शादी को 5 साल हो गए। आई एम इन लव। मैं इन लॉज के साथ रहती थी। लास्ट ईयर मेरे देवर की शादी हुई। देवरानी के आते ही मेरे सास ससुर का बिहेव बिल्कुल चेंज हो गया, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे सपोर्ट किया तो सास ससुर को बहुत बुरा लगा, फिर हम लोग अलग हो गए। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा सी सेक्शन हुआ। मेरे सास ससुर मेरी डिलीवरी से पहले गांव चले गए। डिलीवरी टाइम पे मैंने उनको बहुत बुलाया लेकिन वो नहीं आए, और मेरी डिलीवरी के 6 दिन बाद आ गए। अब मेरे बच्चे को भी नहीं देखते हैं। क्या दीदी मुझे उनसे रखनी चाहिए? बिल्कुल खत्म कर दूं, क्योंकि मैंने 5 साल तक एक बहू के सारे फर्ज निभाए, उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे अकेला छोड़ दिया। क्या करूं दीदी, प्लीज बताएं। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं कि हमें अब इनसे मतलब नहीं रखना, तो कर लो। लेकिन अगर वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, आप कहेंगी कि मेरे को इनसे नहीं रखना और आपके घर में पड़ता है कलेश, तो इस टाइम पे ड्रॉप कर दो ये आइडिया। फिलहाल आपका टाइम जैसा भी है निकाल लो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, है ना। जब कभी ऐसा मौका आएगा तब बात करना। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड का स्टैंड कैसा है।
कैसा रिएक्शन आएगा उनका जब आप ये बोलेंगी कि मुझे इनसे रिश्ता नहीं रखना। भाई हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा मतलब ऐसे टाइम पे इन्होंने साथ छोड़ दिया है ना। तो थोड़ा सा ये भी देख लो कि 5 साल करा है और उसके बाद सडनली अब एक दिन में सब कुछ आपके और आपके पति के बीच में भी खटपट शुरू ना हो जाए। बस उनसे होए तो होए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मैम मेरी सास मेरे किसी भी गलती पर बोलती है, मैं 1-2 बार तो बिल्कुल चुप रहती हूँ, बट वो एक ही बात को रिपीट करती है, तो फिर मैं एक लाइन में उसके बारे में बता देती हूँ तो बोलती है तू बात को काट रही है, मैं क्या झूठ बोलूंगी इतनी एज में। और फिर दूसरी साइड जाकर कुछ भी बड़बड़ाती है, जो मुझे थोड़ा बहुत सुनता भी है। परेशान भी होती हूँ मैं, बट ये भी सोचती हूँ कि क्यों ही परेशान हो रही हूँ। परेशान ना हो, इसका कोई सोल्यूशन बताएं प्लीज। वैसे तो मैं आपकी हर वीडियो सुनती हूँ, टेंशन फ्री रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ओवर हो जाता है, इसलिए मैसेज लिखा है। देखो जब वो बड़बड़ाना शुरू करे ना, कान में ईयरफोन लगा के गाने लगाना शुरू कर दिया करो जिस टाइम आप क्लैरिफिकेशन देती हो ना उसके बाद। और रही बात ये कि इस एज में मैं झूठ बोलूंगी क्या, तो सीधे बोलना कि झूठ बोलने की कोई उम्र नहीं होती, सब बोलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। नेक्स्ट, दीदी मेरी नंद को 20 साल का लड़का है, हमारे पास रहता है। मेरे ससुर पानी वाला फिल्टर प्लांट चलाते हैं, तो वो मार्केट में गाड़ी चलाने के लिए रहता है। मेरे सास ससुर और देवर तीनों स्मोक करते हैं। मैं लड़का भी सीख गया है, उसकी पढ़ाई और छुड़वा दी। उसको बस गाड़ी दिखती है, मार्केट में घूमना, पानी बेचता है तो पैसे भी मन मर्जी खर्च करता है। मैंने सास ससुर से कहा तो बोले उसके मम्मी पापा को मत बताना कि ये स्मोक करता है। मैंने कह दिया मैं तो बताऊंगी, मुझे क्या डर है, लड़के की जिंदगी खराब करके रख दी आपने। वो लोग गांव बुलाते हैं बट ये यहाँ से जाता ही नहीं है, प्लीज सजेस्ट उसके मम्मी पापा क्या करें आप। मैं तो कहूंगी कि ज्यादा सोच रही हो, वो उसके नाना नानी है ना। अब वो कह रहे हैं जी बताना मत। अब अगर कभी आपकी नंद खुद पूछे तो बता देना, पड़ी लकड़ी मेरे हिसाब से लो मत, क्योंकि एंड में वो सब एक हो जाएंगे, बुरी आप ही बनोगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्ट पर, लेकिन मैं कभी उनकी सैलरी से सेविंग का पूछती हूँ तो नहीं बताते, कहते हैं कि क्यों पूछ रही हो, जो चाहिए मिल जाएगा, घर का सारा खर्च इन लॉज देखते हैं, फिजूल खर्ची हस्बैंड भी नहीं करते, पर ऐसे वाइफ मेरा राइट नहीं है क्या। और गुस्से में बोलते बहुत गंदा है। उनका पहला डिवोर्स हुआ था तो गुस्से में बोलते हैं पहले वाली तेरे से बहुत अच्छी थी, नीच औरत, घटिया औरत जैसे वर्ड, फिर बाद में सॉरी बोलते हैं और नॉर्मल में अच्छे हैं, केयर भी करते हैं, पर मेरा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है और मैं बोला हुआ भूल नहीं पाती, क्या करूं। शादी को 2 साल होने वाले हैं, अभी कोई बेबी नहीं है। पहली चीज, जब वो ये कहे ना पहले वाली तेरे से बहुत अच्छी थी, तो फिर छोड़ के क्यों चली गई फिर। गाली अब भी दे रहे हैं, घटिया अब भी बोल रहे हैं, नीच अब भी बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे कि ना इतनी बढ़िया थी तो उसे रखते हैं ना, फिर डिवोर्स क्यों हो गया, यानी आप में कमी थी फिर। और दूसरी चीज जो होती है कि पहली चली गई दूसरी भी जा सकती है इन्हीं हरकतों की वजह से, है ना। तो भैया ये तो अपने खिलाफ वो खुद ही बोल के अपना वो बता रहे हैं, पहली बहू अच्छी थी तो तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ फिर, यानी तुम खराब थे। अगर दोनों अच्छे होते हैं तो डिवोर्स थोड़ी होता है, सीधी सी बात। और रही बात ये कि कमाई की आप जानने की कोशिश कर रही हो, बता नहीं रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, भाड़ में जाने दो, जो भी होगा बाद में देखना। नेक्स्ट, मैम आपके हिसाब से बहू का क्या मीनिंग होता है, एंड बहू के काम से कनेक्ट करते हैं क्या, सिर्फ ये कह सकते हैं विदाउट इनकम मेड, शादी होने ही ससुराल वाले हैंडीकैप्ट हो जाते हैं एंड बहू पर डिपेंड करते हैं, काफी हद तक यही बात है जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब भी अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ, वो जो भी बात कहती है मैं उसे पूरे टेंशन के साथ सुनती हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ कहने जाती हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देती है और वो तुरंत वहां से उठकर चली जाती है, जैसे मैं वहां हूँ ही नहीं। अकेले में मुझसे अलग बिहेव करेगी जस्ट लाइक गुड पर्सन, और 4 लोगों में कुछ अलग बिहेव करेगी जैसे कोई बेवकूफ। समझ सब आता है, मैं जवाब नहीं दे पाती। आपकी फ्रेंड टॉक्सिक है, फॉल्स फ्रेंडशिप है, तोड़ दो एज सून एज पॉसिबल, किसी काम नहीं आएगी वो आपके, आपसे उल्टा अपना काम निकलवा लेगी। तानिया सिंह, मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिला, मैं 200 एपिसोड से लगातार पूछ रही हूँ और मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया है, मुझे आईडी याद आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब आप लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करना, चेक कर लेना वही कोई वर्ड वाली बात ना हो, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसकी वजह से वो कमेंट शो ही नहीं हो रहा। वैसे मुझे आईडी ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ी है, एक बार चेक कर लो और दोबारा कमेंट कर लो अगर हो सके तो।
दी नमस्ते। काश मेरे अंदर भी आपके जैसा साहस होता हर प्रॉब्लम से डील करने का। मेरी सास पहले बोलती थी मैं खाने का कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मुझसे नहीं होते, तो मैं उसी माइंडसेट से काम करने लगी। बीच में बहुत तमाशा हुआ कि मैं खाना नहीं बनाती, खाना बनाने में आलस करती हूँ। सास ने बना दिया है तो खा लो, खाना बनाने का मन नहीं करता, और भी बहुत सारा। अब मैं बनाती हूँ तो बोले जल्दी जल्दी, मैं अच्छा नहीं बनाती। सास कहती है तुम्हारे कपड़े ज्यादा हैं, तुम धो लो, मैं सब्जी बना लेती हूँ। कभी बोलती है बना ले रही हूँ सब्जी। मेरा दिमाग खराब होता है, बहुत तमाशा हो चुका, क्या करूं, सॉरी कमेंट ज्यादा बड़ा हो गया। देखो ये ना, अब अगर वो बना रही है ना, उन्हें बना लेने दो। ये खाना नहीं बनाती, अरे मम्मी का खाना अच्छा बनता है, मेरा खाना अच्छा नहीं बनता, और दूसरा मैं ऊपर का सारा काम कर रही हूँ। अगर ये भी है कि जिद है कि जिनसे नहीं बनवाना, तो फिर मैं जैसा बनाऊंगी उसमें मीन मेहनत मत निकालना। लेकिन जोश में आके कि जी मैं ही बनाऊंगी और वैसा ही बनाऊंगी, वर्कलोड फालतू का बढ़ जाएगा। खाना बना रही है, उन्हें ही बना दे दो, उनके खाने की तारीफ करो, ठीक है। और मतलब ये बता दो कि अगर मेरे से ही बनवाना है मैं बना दूंगी, लेकिन टेस्ट भाई फिर वैसे ही आएगा जैसा मेरे वाले का आता, उसमें फिर कमी मत निकालना। नेक्स्ट, मुझे एक सवाल पूछना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, बात करके रेस्ट करते हैं, उसके बाद बेटे को कोई एक्टिविटी करवानी है, कुछ पढ़ाना है तो वो देख लेते हैं। लेकिन एवरीडे उनको घर से बाहर शाम को जाना ही होता है। बगल में इन लॉज का घर है तो कभी वहां या फिर कॉलोनी के दोस्तों के पास बैठ आएंगे 1 आवर डेली। घर में 6 मंथ की बेटी है, उसको कोई काम नहीं करते, बस 10-15 दिन में खेल लिया है, थोड़ा देख लिया, फिर निकल गए बाहर। मुझे पता है कि वो कहीं गलत जगह नहीं जा रहे, लेकिन मुझे इरिटेशन होती है कभी कभी कि क्यों डेली जाना है बाहर। हमारे में तो टाइम निकल जाता है, लेकिन फैमिली की बॉन्डिंग हो वैसा टाइम कम ही देते हैं। देखो इसमें ना आप उनको कह सकती हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है और वो इस तरीके से अपना सोशल सर्कल मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब उसके बिना उनको लगता है कि उनकी लाइफ अधूरी है, उनका दिन अधूरा है, तो आप उनको जितना रोकने की कोशिश करोगे वो और इरिटेट होंगे। आपके लिए वो जो जैसे कर रहे हो ना, बात भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, फिर एक्टिविटी भी करवा देते हैं, तो वो इसीलिए कि मैं यहाँ का काम निपटाऊं फटाफट। जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ अच्छा आपके पास करने के लिए ना, ऑटोमेटिकली वो काम आप फटाफट से निपटाएं एंड देन वहाँ जाएं, तो वो करके जा रहे हैं मेरे हिसाब से। कह लो, लेकिन अति में मत कहना, सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं होने का। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, बहुत कुछ जीवन और दुनिया के बारे में सीख और समझ रही हूँ, थैंक यू। आई वॉन्ट अ सजेशन। मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, उनके पास 2 गोल्ड मंगलसूत्र थे, जिसमें जब भी मैके जाती थी वो कहती थी एक मंगलसूत्र तुझे दूंगी। ये बात वो मेरे पापा भाभी बच्चों के सामने कहती थी। भाई जॉब पे होता था तो उसे शायद पता नहीं। मेरी भाभी धूर्त और चालाक है, मेरा भाई पूरी तरह उसके कहने में है, उसे हमेशा सही लगती है। वो मेरी भाभी को शादी में बहुत कम गोल्ड दिया था, ये बात का मलाल भाई भाभी दोनों को है, इसलिए मैंने सोचा कि वो मंगलसूत्र मैं नहीं रखूंगी, बट वो देंगे तो 1-2 दिन पहन के दे दूंगी। रिसेंटली पापा ने अपनी फैमिली में मुझे मंगलसूत्र देने की बात बोली, तो भाभी बोली सूसू पोटी हम साफ करें और मंगलसूत्र दूसरों को दें। इस बात पर मेरा भाई कुछ नहीं बोला। तब मेरे पापा ने कहा कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है, उसे नहीं चाहिए वो वापस दे देगी, बट दोनों साइलेंट रहे, इट मीन्स नो। ये बात मुझे पता चली, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी भाभी की 8 मंथ पहले सेकेंड डिलीवरी हुई है और वो अभी डिप्रेशन में है या नाटक कर रही है पता नहीं, बट वो बिहेव बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा कर रही है। लेकिन लाइक छोटे से काम का भी बहुत बड़ा समझना, जैसे सब्जी काटना, बच्चे की पोटी साफ करना, इन शॉर्ट आलसीपना और तालू तालू। मेरी मम्मी मेंटल पेशेंट थी, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को रियलाइज हो गया दोनों को, तो वो मुझे मंगलसूत्र दे के वापस मांगेंगे। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो अब मुझे मंगलसूत्र दें तो मैं लूं या नहीं, या ऐसा बोलूं दोनों को समझ आ जाए कि ये गलत है। दोनों मन से उतर चुके। देखो आप वही करना जो आपने सोचा है। अगर वो देते हैं तो 1-2 दिन पहन के वापस दे देना, तो ये हो जाएगा कि जो आपके पापा ने कहा वो बात सही हो गई, ठीक है। अव्वल तो जब इतनी ऐसी स्थिति है ना, तो शायद वो देने ही नहीं देगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं कल मार्केट गई थी, मेरा पर्स चोरी हुआ, उसमें लगभग 3,000 थे। अरे यार, जो कि मेरे किसी और के भी थे। एक तो मैं वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ, ऊपर से अब ये हो गया, अब मुझे उसे भी देना है। बाकी खरीदी से बचे हुए किसी को पता नहीं, अभी इस बारे में बताना नहीं चाहती क्योंकि घर खर्च में चला रही हूँ। ऊपर से घर वाले ताने मारेंगे जो अलग। मेरे साथ 20 साल में तीसरी बार हो गया।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे बाहर आऊँ, इस चिंता से रोना आ रहा है। बहुत मेहनत से कमाया और चोरी हुआ, आत्मा दुख रही है। अब जैसे जेब से और देने पड़ेंगे। प्लीज दीदी मुझे समझा दो, कोई नहीं है जो मुझे समझे। देखो, ये ना अक्सर होता है जब आर्थिक तंगी से आदमी गुजर रहा होता है ना, तब ये होती है चीज, है ना। मेरे साथ इतनी बार नहीं हुआ, एक बार हुआ, और वो भी तब जब मैं कोट ले रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे, और मैंने अपना पर्स अपनी फ्रेंड को पकड़ा दिया जिसके साथ मैं बाजार गई। वहां से उसके कंधे पे टंगा हुआ पर्स, और पर्स में से निकाल लिया 8,000 रुपए। और 8,000 रुपए ये लगाओ उस टाइम पे निकाले थे जब मेरी 100 रुपए में बचा रही थी। और वो 8,000 ना मैंने पर्सनली निकाले थे सिर्फ इसलिए, वैलेंटाइंस पे मैं अपने हस्बैंड को कपड़े दिलाने की सोच रही थी। इनके कपड़े महंगे आते हैं, सर्दी का मतलब 5-5 हजार का सूट ही एक वो आता है, लेकिन ये पहनते भी उसी तरीके से। तो वो था कि मैंने कहा इनके कपड़े बहुत खराब हो रहे हैं, मैं इनके लिए लूंगी चाहे जो भी हो। और ऊपर के 2,000 मैंने रखे थे अपने लिए, कि बच्चों के 1,500 के लगभग के कपड़े मैं ले आती थी। 500 का मैं अपने लिए कुछ छोटा मोटा, या फिर बस एक ईयरिंग ली और खुश हो गई। जिस टाइम अम्मा मकान बना रहे थे उस टाइम की बात है। और जैसे ही मैंने वो पर्स देखा ना, मैं अपनी फ्रेंड से बोली, मैंने कहा यार पर्स कहाँ है इसमें से? वो कहते नहीं इसमें कहाँ, ये वो उस पर्स में अलग में रखे थे, पूरा का पूरा पर्स, वो पूरा पर्स ये छोटा बड़े वाले पर्स में से निकाल के ले गए। अब मैं इतना रोई ना आके, लेकिन मैं बार बार रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बस कंधे पे हाथ रखे है, कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं वो मैंने आपके लिए निकाले थे। कह रहे कोई बात नहीं, मैं अपने पैसों से ले आऊंगा कपड़े, तुम्हें मेरे को लिए नए कपड़े लेने थे ना, मैं ले लूंगा। अच्छा उन्होंने ये कह दिया, लेकिन बात वही है, मेरे से ज्यादा मेरी सहेली रोई, क्योंकि उसके कंधे पे से वो हुई, उसे तो मैंने चुप करा दिया। हार्ट फेल होने को मेरा अपना हो रहा, लेकिन वो रो रही थी, बहुत ज्यादा रोई चिल्ला चिल्ला के, इसीलिए कि नहीं सुनीता मुझे पता है तू 100-100 रुपए बचा रही है इस टाइम पे, और मेरी गलती की वजह से 8,000 निकल गए। तो देखो, दूसरा भी दुखी हुआ, लेकिन फिर मुझे देख के मेरे हस्बैंड दुखी हुए। वो सब चीजें थी, तो दुख कहना चाहिए बांटने वाले बट गए, तो मेरा छट गया वो दुख। बट अब आपके इस केस में ना, अब आपने किसी को नहीं बताया, मत बताओ, ठीक है। थोड़ी घबराहट होएगी, लेकिन मैं कहूँ भगवान पर भरोसा रखो। यहाँ नुकसान हुआ है, ये हमेशा जब इस तरीके का नुकसान हो ना, मान के चलो कि शायद आपके अच्छे कर्म इतने में ही बीत गए, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था। और जब आप घर का खर्चा निकाल रही हो ना, एक महीने में नहीं भी अगर पूरा होगा, आर्थिक तंगी चल रही है, आप थोड़ा थोड़ा करके इन 3,000 को ही पहले पूरे करना, कि भाई पहले उसके देने हैं, फिर अपने बचाने हैं। जो हो गया सो हो गया, हमेशा जब भी नुकसान हो यही मान के अपने को बचाया करो, मन को मनाया करो कि शायद इससे ज्यादा भी हो सकता था, इतने पे ही बीत गई, धन्यवाद प्रभु। बिल्कुल शांत हो जाएगा मन। और फिर धीरे धीरे इस महीने और अगले महीने और उससे अगले महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा के इन पैसों की पूर्ति करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने पहले आपसे अपने टोडलर को देवर गंदा करने को लेकर बोला था। दीवार, मैम हमने लैंडलॉर्ड को बोला था कि हम पेंट के पैसे देकर जाएंगे, उसके बाद भी उल्टा सीधा बोल रही है कि मैं, और किराएदारों को फोन करके कि मैं कैसे अपनी बेटी को रेस कर रही हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, 3-4 दिन में मूव करना है। और सच बताऊं 5-6 बार ही मुली हूँ मैं। लैंडलॉर्ड लेडीज है, उसमें भी बैक बेचिंग कर रही है, इन चीजों से बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। बाकी आप बताओ, इस कंडीशन में अपने बच्चों को जितना रोक सकती थी रोका, पैसे के बोलने के बाद भी कोसे जा रही है, बहुत परेशान हूँ। कुछ लोगों की आदत खराब होती है ना। जब आप प्रेग्नेंट हो, आप अपने अपने पेट वाले बच्चे की और अपने जो छोटा बच्चा आपका टोडलर है, आप बस उनका ध्यान रखो। मेरे बच्चे मैं कैसे पाल रही हूँ, वह जब भी मैट वाला मीम्स नहीं सुना कि आप ये ज्ञान जो दे रही हैं वो मुफ्त है या चार्ज करते हैं, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। वो हमेशा अपने मन में याद रखा करो। बैग बिचिंग कर रही है, इधर उधर बुराई कर रही है, वो अपने आप मानसिक रूप से कहना चाहिए परेशानी होगी। इतना स्ट्रेस लो मत, बावली है कुल मिला के वो, ये मान के चलो। मस्त रहो अपने और अपने बच्चों के साथ, और पैसे दे जरूर जाना कि ले भाई करवा ले पेंट तू। नेक्स्ट, हेलो दी, पहले मेरे फीड में आपकी वीडियो शो होती थी तो मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या बातें करते हैं, बट जब आपकी वीडियो देखी तो गॉसिप एंड ज्ञान दोनों एक ही जगह मिल गया। मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल नहीं है शादी के बाद, तो बस आपकी बातें एंड रिप्लाई सुनकर अच्छा लगता है। बढ़िया, ये भी एक अलग ही कमेंट था, गॉसिप और ज्ञान एक ही जगह। तो ये हुआ हमारे एपिसोड 204 के सारे क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
किसी के मतलब का लगे तो उसे फॉरवर्ड कर देना, पुण्य का काम मानो। और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।